अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी कार्यालय में करेंगे ई लाइब्रेरी का उद्घाटन, तो दलित परिवार के घर भोजन भी करेंगे अमित शाह। दोपहर में मधुबन होटल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के पहले दिन ही हुई कई ताबड़तोड़ बैठकें, कहीं नरम तो कहीं गर्म हुए शाह। सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल का किया आंकलन। प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में अमित शाह का बयान, कहा जिस राज्य में रहती है बीजेपी की सरकार वहां होता है विकास। 5 साल में उत्तराखंड भी होगा विकसित राज्य। अमित शाह के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा सियासी हमला, कहा अमित शाह और मोदी के आने जाने से अब नहीं पड़ने वाला कोई फर्क। उत्तराखंड और हरियाणा में आज हो चुनाव तो कांग्रेस करेगी वापसी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रोटोकॉल और गृह विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। 23 से 24 सितंबर तक है राष्ट्रपति का प्रदेश दौरा। और देहरादून किडनी स्कैंडल के विदेशों तक फैले हैं तार। मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार, 3 की जारी है तलाश। सुप्रभात, उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के साथ। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दिन भर अमित शाह कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है और बीजेपी कार्यालय में ई लाइब्रेरी का वो आज उद्घाटन करेगी, तो वहीं दलित परिवार के घर में भोजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। दोपहर में मधुबन होटल में अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो भी काफी ज्यादा टाइट है, या फिर कहें कि टाइट शेड्यूल्ड है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है। रात 9 बजे तक कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक भी होनी है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर है और अमित शाह के उत्तराखंड आगमन के बाद से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। देहरादून के मधुबन होटल पहुंचने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले संगठन की बैठक की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर है। आपको जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तराखंड आगमन के बाद जो लगातार बैठकों का दौर भी हमने देखा है, जहां पर देहरादून के मधुबन होटल पहुंचने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले संगठन की बैठक की और उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की और शाम 6 बजे प्रकोष्ठ संयोजकों सह संयोजकों के साथ भी बैठक की। वहीं बैठकों के बाद बीजेपी अध्यक्ष प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल हुए और ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी समारोह पर हुआ। रात 8:30 बजे मीडिया संपादकों के साथ मुलाकात की, तो वहीं रात 9:30 बजे विधायक सांसदों के साथ भी बैठक की। दिन भर भरी जो चली बैठकें हैं उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तल्ख तेवर भी देखने को मिले, जहां पर बैठक में कानाफूसी करने वाले नेताओं को अमित शाह ने फटकार भी लगाई। तो वहीं विस्तारकों को की बैठक में अमित शाह ने कहा कि एक कार्यकर्ता को एक ही जिम्मेदारी दी जाए। और वहीं देहरादून में आज अमित शाह ने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे। अमेरिका जाकर उन्होंने कह दिया कि वंशवाद ये तो भारत का स्वभाव है। भैया राहुल, हमारे पुरखों में 7 पीढ़ी में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, हम यहां तक पहुंच गए। वंशवाद भारत का स्वभाव नहीं है, वंशवाद आपकी पार्टी का स्वभाव है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी आजादी का आंदोलन बन गई। देश में जितने भी लोगों को आजादी चाहिए थी वो सारे कांग्रेस पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे, राइटिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद जैसे घोर हिंदूवादी नेता भी थे और मौलाना आजाद जैसे लोग भी वहां थे। हर विचार के लोग जिसको आजादी चाहिए थी कांग्रेस में जुड़ गए, क्योंकि आजादी प्राप्त करने का जरिया कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस कोई सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनी थी। जहां तक सिद्धांतों का सवाल है उसमें भी मैं कह सकता हूं कि सारी परिवारवादी, सारी
घरानेशाही वाली पार्टियों के कोई सिद्धांत नहीं होते। अपने वंश को, अपने घराने को आगे सत्ता दिलाना एकमात्र सिद्धांत होता है। भारतीय जनता पार्टी इस भारत माता को परम वैभव के स्थान पर बिठाने के लिए अहर्निश प्रयास कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के बीच में। जब अटल जी की सरकार बनी तब देश का विकास दर था 4.4% जीडीपी। अटल जी उसको 8.2 या 8.3 कर मनमोहन सिंह जी को देकर गए थे। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, 10 साल शासन किया। उन्होंने 8.3, 8.4 वाले विकास दर को 4.4 कर नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया। और नरेंद्र मोदी ने, चाय बेचने वाले के बेटे ने, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से 4.4 का विकास दर लिया था। आज उसको एवरेज 7 के ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है। सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन के बाद अब योगी जी के हाथ में आया है, भाजपा के हाथ में आया है। 5 साल के बाद यू भी बीमारू राज्य से बाहर निकल जाएगा और उत्तराखंड में भी, यू के दूसरे हिस्से में भी आपने स्थिर सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 साल में उत्तराखंड एक विकसित राज्य बनकर आपके सामने। तो प्रबुद्ध जनों का ये सम्मेलन कल हुआ था जिसमें अमित शाह अपनी बातें रख रहे थे। वहीं इस दौरान प्रबुद्ध जनों का जब सम्मेलन हुआ तो उसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। जब से माननीय अमित भाई ने चाहे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, राजनीतिक सुधारों के साथ साथ तमाम रचनात्मक कार्य के किसी राजनीतिक दल में शुरुआत हुई है। माननीय अमित भाई ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, आज पार्टी तमाम जो समाज जीवन से जुड़े हैं जो आयाम हैं उन पे लगातार काम कर रही है और आज एक राजनीति के जो प्रोपेगेंडा या प्रचारात्मक जो बोला जाता है उसके साथ साथ एक रचनात्मक अभियान आज पूरे देश में चल रहा है। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में सुधारों के लिए अगर कभी कोई इसका आकलन करेगा, इस पर शोध करेगा तो माननीय अमित भाई का नाम उसमें सबसे आगे होगा। और वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बयान देते हुए कहा कि अमित शाह और मोदी के आने जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर अभी उत्तराखंड और हरियाणा में चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह आए या मोदी जी आए, अब लोगों के मुंह से कष्ट निकलने लग गया। उनकी तकलीफ, अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन और कितने देखने होंगे, इस स्थिति में लोग आ गए हैं। हरियाणा में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस वापस लौट आएगी, इसी तरह उत्तराखंड में भी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस वापस लौट आएगी। मतलब लोग इतने परेशान होंगे, वो देखेंगे भी नहीं कैसा रंग है, कैसा रूप है, वापस ले आएंगे। तो आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है और साथ ही आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटीवी उत्तराखंड के संपादक प्रखर मिश्रा जी और उनके साथ है श्याम जाजू जी जो कि बीजेपी के प्रभारी है और साथ ही अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रखर जी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपने देखा कि कल का पूरा कार्यक्रम लगातार बैठकें हुई, सभी लोगों से संवाद हुआ है। आज की अगर रणनीति पर चर्चा की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए 38 घंटे के प्रवास में देहरादून में 21 बैठकें उन्होंने की हैं और कल देर रात 11:30 बजे तक वो काम करते रहे हैं। अमित शाह का ये कहा जाता है कि वो अपनी चीजों को साधते हैं और उस लक्ष्य को पाके रहते हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहीं से अमित शाह 3,500 अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के लोगों को संबोधित करेंगे और इस एलईडी के ऊपर सब कुछ दिखाया जाएगा। इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएं धोनी, ये वाटर प्रूफ है पूरा का पूरा पंडाल। इसके अंदर उनको आना है और अपने लोगों को संबोधित करना है, उनके अंदर ऊर्जा बढ़नी है और किस तरीके से काम होगा और आज क्या खास बात होगी। पार्टी प्रभारी श्याम जाजू हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम जी, कल की बैठक में सबसे बड़ा संदेश क्या निकल कर आया है?
कार्यकर्ता ये पार्टी की रीढ़ है। कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा, कार्यकर्ता का सम्मान और उसको प्रेरणा देना ये पार्टी अध्यक्ष का काम बनता है। इसलिए इतने कम पीरियड में इतनी बैठकों का अलग अलग प्रकार का स्पीयर बनाकर उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया है और कार्यकर्ता बड़े संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संवाद कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। महिला, युवा, बच्चे और साथ ही साथ जो बात थी, कल लोग उनको देखना चाहते थे लेकिन 6 जगह पे से वो कहीं रुके नहीं, तो ये कैसे आज यहाँ पूरा होगा? सब लोग को यहाँ बुलाया गया है। ये कोई पब्लिक प्रोग्राम या मास प्रोग्राम नहीं था, पब्लिसिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं था, ये मीडिया के लिए प्रोग्राम नहीं था, ये कार्यकर्ता ओरिएंटेड, संगठन ओरिएंटेड, संगठन जिसकी थीम है ऐसा ये प्रोग्राम था। इसलिए अलग अलग प्रकार के टीमों के साथ, कोर ग्रुप के साथ, मंत्रिमंडल के साथ, विधायकों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, प्रदेश प्रभारियों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ, इस प्रकार के अलग अलग बैठकें उन्होंने की है। हर बैठक का अपना अलग संदेश है और खुद अमित शाह जी जो बात सोचते हैं वो डन कराना जानते हैं। मैं नहीं रुकेंगे, बढ़े कदम, मंजिल पर ही लेंगे दम, ये उनकी आइडेंटिटी देश में रही है। इसलिए कार्यकर्ता उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब रहता है। क्या ब्लूप्रिंट दिया है खासतौर पर निकाय चुनाव के लिए? पहले वो आ रहे हैं, उसके बाद 2019, और कैसे नमामि गंगा को आप सफल बनाएंगे और स्वच्छता अभियान को, क्योंकि ये 2 बड़ी चीजें हैं। अमित शाह जी ने उत्तराखंड हो, यूपी हो, मणिपुर हो या गोवा हो, सभी जगह इस प्रकार की स्थिति थी कि वहां पार्टी रूलिंग में आएगी क्या नहीं आएगी, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क था। पर वहां अमित शाह जी ने कॉन्फिडेंटली जो बात कही वो करके दिखाई। इसलिए उन्होंने जो खाका बनाया है उसके बारे में उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया। हर बूथ लेवल तक, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4000 से ज्यादा लोग आज एक विधानसभा में एक विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, होल टाइम वर्कर पार्टी के लिए डिवोटेड रूप से काम कर रहा है। उनका अलॉटमेंट हो गया और कार्यकर्ता उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उसको होमवर्क दिया गया है। 2019 तक सभी ये हमारी रचना पूरी होकर आने वाले चुनाव में हम कैसे जीत हासिल करेंगे, इसका सब हमारा होमवर्क पूरा हो गया। अजय भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं अपने रिपोर्टर दीपांकर के पास। जी, दीपांकर के साथ में अजय भट्ट जी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आपने देखा है कि किस तरह से कल आप भी कवरेज कर रहे थे और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी रहा, मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा, और इसमें क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आया है, क्या कुछ टास्क दिए गए हैं, ये जरा जानने की कोशिश कीजिएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से। शाबाश, बिल्कुल मैं बीजेपी ऑफिस में खड़ा हूं। जब सरकार बनने वाली थी उत्तराखंड में, या फिर चुनाव के जब परिणाम आए थे, तब इस तरह नहीं सजा था। जब अब सरकार इस ऑफिस में आने वाले हैं, तब जिस तरह की तैयारियां हैं। मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए सुबह सुबह ऑफिस में जायजा लेने पहुंचे हैं कार्यक्रम का, पूरी तैयारियों का अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष। सर, किस तरह की तैयारियां हैं आज बीजेपी ऑफिस में खास? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहली बार माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। यहाँ पर ई-लाइब्रेरी का आज उद्घाटन होने वाला है, जिसमें 4000 किताबें हमारी ऑफलाइन और इतनी ही हमारी ऑनलाइन हैं। अभी जब ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन अच्छी तरह से हो जाएगा, मैं समझता हूं कि सारे विश्व से हम जुड़ जाएंगे, फिर किताबों की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी पढ़ना चाहेगा उसमें हमारी पूरी इतिहास लिखी होगी कि कब हम जन्म लिया, हमारे जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, क्या संघर्ष किया, किन कारणों से हम बने, क्या ऐसे कारण थे कि कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस समय हमको जनसंघ बनानी पड़ी, फिर हम जनता पार्टी तक आए, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बनी, और हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदरलाल जी, हमारे कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे लोग, असंख्य लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है और यहाँ तक निर्माण किया है। वो सारा होगा और जीके की भी कई चीज़ें होगी, और संसार के सारे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, उन देशों के बारे में है, सारी चीज़ें आएगा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ हो रहा है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तब भी यहाँ से रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे, तब इस तरह की सजावट नहीं थी जिस तरह सरकार जिसे कहते हैं। सरकार जब यहाँ आ रहे हैं तो ये तैयारियाँ ज़बरदस्त। देखिए, ये पार्टी की तैयारी है, इसमें सरकार की कोई तैयारी नहीं। सरकार हमारी है, खुशी होती है, उससे दुगना उत्साह होता है, लेकिन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। हमको 75% यानी 3/4 से ज़्यादा बहुमत हमको माननीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खुशी का माहौल है, पहली बार आ रहे हैं, और ये पार्टी का कार्यालय है, तो पार्टी के सुप्रीम बॉस यहाँ आ रहे हैं।
जो सुप्रीम बॉस हैं वो आ रहे हैं, तो खुशी का माहौल तो ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पर आज वो विभाग एवं प्रकल्प टीम की बैठक भी लेने वाले हैं। सर एक बड़ी चीज, जो दलित घर में आज जो खाना खाने वाले हैं उसकी तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुन्ना भाई हमारे यहीं बगल में, कार्यालय के बगल में बस्ती में मुन्ना भाई रहते हैं, तो उनके वहाँ 4-5 लोग भोजन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर भोजन करेंगे और वो दलित वर्ग से हैं, शायद वो मेरे अंदाज से वाशरमैन का काम करते हैं, तो उनके घर पर भोजन करेंगे, जो अध्यक्ष जी अक्सर करते ही हैं। उसके पीछे जब तक दलित वर्ग ऊपर नहीं उठता है, अंत्योदय वाला ऊपर नहीं उठता है, गरीब से गरीब व्यक्ति ऊपर नहीं उठता है, तब तक विकास के क्या मायने हैं कुछ लोगों के उठने के। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। इसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी सारी व्यवस्था की है और जहां जहां हमारी सरकारें हैं इसी तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। सर मेरे सहयोगी का सवाल यह है कि पहले दिन के अमित शाह के दौरे का और उनकी जो बैठक है उसका लब्बो-लुआब आपके लिहाज से क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। जो भी टीम से उन्होंने बैठक ली, अलग अलग बैठकें ली हैं, बहुत ज़बरदस्त रहा है। और बुद्धिजीवी वर्ग की जो बैठक थी जिसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी अंदर आ गया था, जो इंडोर बैठक थी, एक किस्म से सभा ही कहिए उसको, बुद्धिजीवियों के बीच में। और हमको स्क्रीन लगानी पड़ी बाहर फील्ड में देखने के लिए, और कमरे जो भर गए थे उनके लिए। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहा पहले दिन का अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज रहा है। उन्होंने सरकार के लोगों से भी बात करी है और साफ साफ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, जो बुद्धिजीवी वाले बैठक में उन्होंने बोली, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये बात यहाँ सिद्ध करेगी कि भ्रष्टाचार को साफ करना कैसा होता है, और हमारी सरकार ने उस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। नाम लेके कहा कि त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ये बताएगी भय और भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होता है। जो हमने वायदा किया था वो हम पूरी तरह से उस पर चल पड़े हैं, और विकास क्या होता है इसको भी हम दिखाएंगे। और विकास को दिखाया जाएगा, क्योंकि विकास ही करना एक मकसद है पार्टी का, और इसलिए लगातार ये कवायद की जा रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ खुद श्याम जाजू जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ प्रखर मिश्रा जी जुड़े हैं, उनके साथ ही श्याम जाजू जी मौजूद है। प्रखर जी, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो क्या रणनीति तैयार की जाएगी कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, इसमें 2 बड़े सवाल हैं जो आप जानना चाह रहे हैं। श्याम जाजू जी से जानेंगे। श्याम जाजू जी, ये बात कही गई थी रोजगार देंगे और उत्तराखंड को उसके पैरों पे खड़ा करेंगे, ये सब लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। और एक बड़ी दिक्कत आई है जो बैठक में निकली कि कई यहां पर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं। एक तो सरकार उत्तराखंड में आकर 6 महीने भी अभी तक पूरे नहीं हुए। पुराने सरकार के गड्ढे भरने में इस सरकार का समय जा रहा है। उत्तराखंड में अपना आर्थिक स्रोत कुछ है नहीं। बाहर से जो पैसा आएगा, बाहर से जो टूरिज्म आएगा, केंद्र सरकार से जो मदद आएगी, जो फंडिंग आएगा, उसके आधार पे उत्तराखंड को आगे चलना है। उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रहा पलायन रोकने के लिए, यहाँ पर रोजगार निर्माण करने के लिए और यहाँ के लोगों का जीवन मान सुधारने के लिए, ये सब चैलेंजेस उत्तराखंड की सरकार के सामने है। केंद्र सरकार की मदद से ये सब एप्लीकेशन करने वाले हैं। जहां तक सवाल है, पुराने गड्ढे भरे बगैर सरकार को आगे जा नहीं सकती। ये रियलिटी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 6 महीने में एक भी आरोप इस सरकार पर हुआ नहीं। पुरानी सरकार भ्रष्टाचार से लथपथ थी। भ्रष्टाचार का हर महीने कुछ न कुछ मामला आता था और ये देवभूमि को कलंकित करने का काम। ये बात तो आप मान ली हमने कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अब जनता चाहती है कि साहब 6 महीने तो हो गए, अब जरूरत इस बात की, क्या आप ग्रीन बोनस देंगे, क्या विशेष फंड देंगे, और कैसे उत्तराखंड एक मजबूत, आपका सीमावर्ती राज्य है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है, नेपाल बॉर्डर लगता है, तो उन जगहों पे लोगों का रहना जरूरी है। वो हमारे पहले सैनिक हैं, पहले इन्फॉर्मर हैं। आज भी आंकड़े ये बताते हैं कि कांग्रेस के समय केंद्र से जितना पैसा उत्तराखंड के लिए आता था उससे कई गुना ज्यादा पैसा इस साल भी उत्तराखंड में आ रहा है। अलग अलग हेड में आ रहा है। नीति आयोग के जो नए नए नॉर्म्स बने हैं उसके आधार पर आ रहा है। इसलिए उत्तराखंड ये एक प्रायोरिटी में है। पूरे देश के लिए उत्तराखंड का महत्व है। ये पहाड़ी प्रदेश है, बॉर्डर का स्टेट है, और पहली बार इतनी थंपिंग मेजोरिटी से लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया है। लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, उस पर खरा उतरना यह हमारे लिए चैलेंज है। और निश्चित रूप से पार्टी का उस प्रकार का एजेंडा हमारा चल रहा है, हम उस दिशा में सोच रहे हैं।
आदर्श हर की पैड़ी बनानी है, चारों धाम को आपको विकसित करना है, रेल आपको ले जानी है, सड़कें आपको देनी है, तो एक 2019 से पहले क्या क्या आप पूरा करा देंगे? उत्तराखंड में होने वाला टूरिज्म ये तीर्थाटन तक सीमित है। उसको यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ जो पहाड़ है, यहाँ जो झरने हैं, इसके बारे में यहाँ का जो क्लाइमेट है, इसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। वो भी सरकार का एक मुख्य बिंदु है कि अलग प्रकार का टूरिज्म भी यहाँ पर डेवलप हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने की जरूरत है। बाकी जहाँ तक सवाल है, सरकार ने हर प्रदेश की अपनी आवश्यकता होती है। यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्या क्या प्रकार के विषय आगे डेवलप करने चाहिए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार मदद के लिए इनके साथ बिल्कुल। यानी कि अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड का विकास होगा और शायद जनता का भला होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम अपनी राय रखने के लिए और हमको बताने के लिए, जनता को बताने के लिए कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड आगे विकास की राह पर बढ़ेगा। तो आज अमित शाह का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और आज भी कई कार्यक्रम होने हैं। अहम खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या से लेकर पुरी तक 7 स्थानों को पिंडदान और तर्पण के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन उत्तराखंड में भी एक ऐसा स्थान है जहां पर पितरों के तर्पण के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ धाम, जिसे भू बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, यहां पर एक स्थान है ब्रह्मकपाली। मान्यता है कि जब भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा के 5वें शीश का वध किया गया था तो ब्रह्म हत्या के पाप के चलते कटा हुआ शीश त्रिशूल पर ही चिपक गया, जो कि इसी स्थान पर अलग हुआ था और तब से यहाँ पर रेत का पिंड बनाकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें शीश का पिंडदान किया था और उन्हें ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिली थी। ब्रह्मकपाल ये है मोक्ष प्रदान का स्थल है, बहुत पवित्र स्थान होता है। जो पितर कार्य करता है, ये करने ही मोक्ष प्राप्त होता है। उनके पितरों का तर्पण होता है कपाली पे, तो सभी लोग मतलब आते हैं, इसीलिए उनको मोक्ष मिलता है, इसीलिए हम लोग भी तर्पण कराए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अमरोहा से, जहां पर कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी है और इस हादसे में 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिडोली के नेशनल हाईवे 24 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो दर्दनाक हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर कंटेनर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है, जिसमें 4 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18uk.com। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस